बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन, आपको बताएं कि एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। समुंदर पार पाकिस्तानियों की वजारत ने नेशनल इमिग्रेशन और वेलफेयर पॉलिसी तैयार कर ली है। पॉलिसी का मकसद समुंदर पार पाकिस्तानियों का डाटा इकट्ठा करना और उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है। इस पर बात करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं रियाजुल हक, जबकि दूसरी जानिब गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में बड़े पैमाने पर बेकायदगियां सामने आई हैं। महकमा सयाहत के कई रेस्ट हाउसेज गैर कानूनी तौर पर गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिए गए, जिससे हुकूमत को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इस पर बात करने के लिए पेशावर से हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ मुमताज बंगिश ने। आपको बताएं कि सिंध में भी 2022 में सैलाब ने तबाही मचा के रखी थी। मुस्तकबिल में सैलाब से निपटने के लिए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की जानिब से सिंध में सैलाब से बचाव और बहाली के लिए हुकूमत सिंध को 1.5 अरब रुपए से जायद की रकम दी गई है। महकमा आपाशी इमरजेंसी फ्लड रिलीफ प्रोजेक्ट में ये रकम कहां कहां खर्च की गई, इसमें कितनी शफाफियत होगी, इस पर बात करने के लिए कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साउथ मंसूर मोगीरी ने। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको बताएं कि समुंदर पार पाकिस्तानियों की वजारत ने नेशनल इमिग्रेशन और वेलफेयर पॉलिसी तैयार कर ली है। पॉलिसी का मकसद समुंदर पार पाकिस्तानियों का डाटा इकट्ठा करना है और उसके साथ साथ उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। गैर कानूनी हिजरत और मजदूरों के इस्तेहसाल को रोकने के लिए इक़दामात तजवीज़ किए गए हैं। मजीद ये है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सरमायाकारी, महारत की मुंतकली और तरसीलात ज़र के लिए मुतहर्रिक करने का मनसूबा भी इसमें शामिल है। यहाँ एक गौरतलब बात यह है कि तरसीलात ज़र को 2034 तक 60 अरब डॉलर तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। यह हदफ पूरा होने के कितने इम्कानात हैं और मजीद क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रियाजुल हक। रियाज, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये पॉलिसी है क्या और इसको किसने बनाया था? जी बहुत शुक्रिया फरजाना। बिल्कुल ये बड़ी इम्पोर्टेंट पॉलिसी है और ये सारे पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क है ग़ालिबन मेरी यादाश्त में तो सबसे पहले बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट की एक कोशिश लगती है कि एक जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए एक वेलफेयर का वो एक सेटअप बनाया जाए। हमेशा हम सुनते थे ओवरसीज़ मिनिस्ट्री या हम देखते हैं OPF वगैरह, आपने सुना होगा OPF के स्कूल्स और OPF फाउंडेशन और ये सारा कुछ। लेकिन अब बाकायदा तौर पे हुकूमत किसी हद तक जो है वो संजीदा लग रही है कि मामलात को जो है वो देखा जाता है। इसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। सियासी तौर पे जो समंदर पार पाकिस्तानी जो कुछ कर रहे हैं उस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनको उनके दरमियान और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान और जो वहाँ पे हाई कमीशंस हैं और उसके अलावा जो एम्बेसीज़ हैं उनके दरमियान जो रवाबित का फुकदान है उसकी वजह से भी मसाइल आ रहे हैं। और ज़ाहिर है सबसे बड़ी बात पाकिस्तान की मौजूदा जो ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर भी आ जाता है, वो ज़ाहिर है समंदर पार जो पाकिस्तानी बैठे होते हैं उनको बड़ा इन्फ्लुएंस करता है। तो हुकूमत ने कोशिश की है बाकायदा तौर पे पहली मरतबा एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि जिसमें उनको इंगेज करने का सिलसिला शुरू किया जाए। और इस पॉलिसी पे आज हम थोड़ा सा वो करते हैं कि बड़ी कम्प्रीहेंसिव 39-40 सफ़हात पे मुश्तमिल ये जो पॉलिसी है, इसके अंदर बहुत बेतहाशा डेटा भी है। और आखिरी सवाल में हम इस पे ज़ाहिर बहस करेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ें बेहतर मजीद हो सकती थी। तो बहरहाल इस पॉलिसी का मकसद सबसे पहले ये है कि एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसमें जो समंदर पार पाकिस्तानीज़ हैं, जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, यानी वो लोग जो किसी फ़न को जानते हैं, चाहे वो प्लम्बिंग हो सकता है, वो इलेक्ट्रीशियन हो सकता है, वो इंजीनियर हो सकते हैं, वो डॉक्टर्स हो सकते हैं, इन सब के हवाले से एक बाकायदा एक डेटा मुरतब किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान के पास इस वक्त किसी किस्म का कोई डेटा मौजूद नहीं है कि मुल्क से बाहर जो समंदर पार पाकिस्तानीज़ हैं वो कितने डॉक्टर्स हैं, कितने इंजीनियर्स हैं, कितने वहाँ पर लेबर है, कितने वहाँ पे जो दूसरे टेक्निकल स्किल्स हैं उसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो GCC कंट्रीज़ हैं, यानी इसका मतलब है कि कुवैत, मुत्तहिदा अरब इमारात, मस्कत और इसके अलावा कतर वगैरह, ये सारे ममालिक उसमें आ जाते हैं। तो उनमें हमारा अच्छा खासा इन्फ्लक्स है, हमारी लेबर का भी और हमारी
वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर की जो जॉब्स होती हैं उसमें भी, यानी हाई स्किल्ड जो हैं जिसमें डॉक्टर्स इंजीनियर्स आ जाते हैं वो समेत निचला जो तबका है जो आम जो लेबर काम करती है, उन सब का डेटा पाकिस्तान के पास, रियासत पाकिस्तान के पास उस तरह मौजूद नहीं है। सिर्फ ये पता है कि ये शख्स है, ज़ाहिर है चूँकि उनका नाइकॉब बनता है और उनके जो रिन्यूअल होते हैं पासपोर्ट्स के और वो सारा कुछ, तो उनसे कुछ ना कुछ उनको डेटा मिल जाता है। तो पहली मरतबा हुकूमत पाकिस्तान ये कोशिश करेगी कि इस पॉलिसी के थ्रू तमाम जो समंदर पार पाकिस्तानी है उनका कैटेगरी वाइज उनका डेटा आ जाए और डिजिटाइजेशन उनकी हो जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमेशा कि पूरी दुनिया में जब काम होता है, हम इससे पहले भी एक स्टोरी कर चुके हैं डेटा के हवाले से, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने कोई भी पॉलिसी किसी इलाके में, किसी मुल्क में शुरू करनी है, किसी सूबे में शुरू करनी है, तो उसमें आपके पास डेटा होना चाहिए, चाहे वो खानदगी का है, चाहे वो तरक्की का है, चाहे किसी भी हवाले से हो, वो आपके पास उसका डेटा होना चाहिए। तो अगर आपके पास डेटा नहीं है लिया जाएगा, तो किस तरह से इसका डेटा मुरत्तब किस तरह से किया जाएगा? इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इन्होंने की है कि हम जो है वो स्किल्स, जितने भी स्किल्ड हमारी लेवल है उनका डेटा इकट्ठा किया जाएगा, नंबर 1। उसके बाद उनको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे परखा जाएगा, यानी हमारे पास जो लेबर मौजूद है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उसको उन सबको लेबर की कैटेगरी में डाला जाएगा। वो सब लोग चाहे वो पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, जो कुछ भी हैं वो, तो उन लोगों का डेटा जो है वो यहाँ पर लाया जाएगा और उसके बाद ये देखा जाएगा कि ये किस किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और इनकी जो इनकी स्किल्स हैं वो किस लेवल की हैं। यानी अगर ये लेबर है तो ये सर्टिफाइड है, या ये एक ज़माने में ऐसे ही चले गए थे उसके बाद वहाँ पे काम करते रहे, या सर्टिफिकेशन, क्योंकि पूरी दुनिया में सर्टिफिकेशन चलती है कि आपने चाहे वो नल ठीक करना है, चाहे वो किसी की सर्जरी करनी है, बाहर जाते हैं तो हर चीज़ की कैटेगराइजेशन होती है और उसके लिए सर्टिफिकेशन ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ इस चीज़ को इस पे परखा जाएगा कि कैटेगराइजेशन हो और सर्टिफिकेशन किसके पास क्या है। अब ज़ाहिर है बड़ा टीडियस और बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने ज़ाहिर इसका बेड़ा उठाने की कोशिश की है और कोशिश ये की जाएगी। ज़ाहिर है इसके तहत हुकूमत, इस साल हमने देखा कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं पाकिस्तान के बेहतर हुए हैं और रेमिटेंसेस जो आई हैं, यानी जो तरसीलात ज़र आई हैं 2023 और 24 साल में, यानी एक साल का देखा जाएगा, 23-24 का जो फिस्कल ईयर देखा जाए मुआशी साल, तो उसमें तकरीबन $30 अरब पाकिस्तान के पास आए हैं। हुकूमत पाकिस्तान ये प्लान कर रही है कि इसको 60 से $65 बिलियन तक जो है वो लेके जाया जाए 2035 तक, यानी अगले 10 साल तक जो है इन्होंने टारगेट ये बनाया है। इस पॉलिसी के थ्रू हम जो है जो समंदर पार पाकिस्तानीज़ हैं उनको जो है इनकरेज करें और उनको लेबर फोर्स को जो है वो पाकिस्तान से बाहर भी भेजें, और वो लोग जब पाकिस्तान पैसे भेजेंगे तो हमारी जो तहसीलात ज़र हैं वो $60 अरब हो जाएंगी, जो एक बज़ाहिर एक मस्बत एम और कोशिश लगती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें इस वक्त ये आ रहा है कि हमारे जो हमारे माइग्रेंट्स हैं, जो हमारे यानी जो मुल्क से बाहर गए हुए हैं, वो डेटा ही उसका मौजूद नहीं है। तो असर ज़ीरो से स्टार्ट करना होगा और इस वक्त डेटा के मुताबिक 1971 से लेकर 2024 तक 1,30,00,000 पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जो है मुख्तलिफ वक्तों में मुल्क से बाहर जो है वो रोज़गार के लिए जा चुके हैं। 1,30,00,000 1971 से लेकर 2024 तक, ये समंदर पार पाकिस्तानियों की जो वजारत है उसका ये डेटा है। तो एक अच्छी खासी तादाद है। अभी डेटा जो है कलेक्शन की जाएगी और चीज़ों को सबसे ज्यादा तादाद जो है वो कौन से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है या जो वहाँ पे काम करते हैं या वहाँ पे सेटल्ड है लेकिन पाकिस्तानियों की शहरियत उनके पास है, तो ये सारे जो लोग हैं समंदर पार जो पाकिस्तानी कहलाते हैं उन सब का डेटा जो इकट्ठे करने के लिए प्रोसेस शुरू किया गया जाए। और इस पॉलिसी का एक बड़ा मकसद जो इस पॉलिसी में लिखा हुआ है, जो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो इन्होंने लिखा है कि जो क्राइसिस के टाइम आते हैं, ख़ास तौर पे को मुल्क के अंदर अंदरूनी तौर पे सूरत हाल ख़राब हो गई है, या कोई ज़लज़ला आ गया, या कोई आफत आ गई है, या कोई इस तरह का कोविड की तरह की सिचुएशन बन गई है, तो अगर गैर जो पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी रहते हैं, समंदर पार पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क मुकीम हैं, तो उनसे अगर किसी तौर पर मदद हासिल की जाए, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो दूसरे मानों में है। मिसाल के तौर पर ज़लज़ला वगैरह आया तो हमने देखा कि यहाँ पे 2010 के ज़लज़ले में, 2010 के सैलाब में, 2007 का जो ज़लज़ला था और 5 का जो ज़लज़ला था, उसमें हमने देखा कि क्यूबा से लेकर अमेरिका और मुख्तलिफ ममालिक से लोग आए। तो हमारी लेबर फोर्स अब काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है। गल्फ़ में हमारे बेपनाह जो है वो पाकिस्तानी डॉक्टर्स मौजूद हैं और अमेरिका में, बरतानिया में मौजूद हैं। तो उस लेबर फोर्स को भी ऐसे क्राइसिस में इस्तेमाल किया जा सकता है।
लिहाज देखा aspect जाए बताया तो गया है अच्छी कि हम बात इनका है कि जो पॉलिसी policy बना बनाने रहे जा रहे हैं, हमारे पास डाटा इकट्ठा हो जाएगा तमाम ओवरसीज पाकिस्तानीज का। लेकिन अगर हम ओवरसीज पाकिस्तानियों की ही बात करें तो उनको इस पॉलिसी से क्या फायदा होगा? अब ज़ाहिर ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है क्वेश्चन है कि हुकूमत तो ये सारा कुछ कर रही है, हाँ। लेकिन ये है कि मैं बतौर समंदर पार पाकिस्तानी अगर मैं मुल्क से बाहर हूँ या मेरी फैमिली बाहर है तो उसको क्या फ़ायदा होगा। तो इसके लिए इन्होंने जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो स्कीम्स हैं उसको लॉन्च करने का फ़ैसला किया है। मिसाल के तौर पर आप आजकल हमने देखा होगा कि यहाँ पे हाउसिंग जो सोसाइटीज़ होती हैं उसमें उनके प्लॉट्स के इश्यूज़ होते हैं, तो अक्सर सालों सालों वो बेचारे लड़ते रहते हैं कि जनाब हमने एक प्लॉट लिया था और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक परसेंटेज आई थी कि जनाब इतने प्लॉट जो हैं वो आप ले सकते हैं, तो हमने पैसे भेजे और हमने प्लॉट के लिए जो रकम दी, उसके बाद पता चला प्लॉट पे कब्जा हो गया। बिल्कुल और ऐसे इस तरह ये चीज़ें जो है इनको रोकने का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा। और अगर ऐसे जो मर्द या ख़वातीन जो बाहर हैं और बच्चे उनके यहाँ पढ़ते हैं पाकिस्तान में, तो उनके लिए जो एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं उनको बेहतर किया जाएगा, उनके लिए स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च की जाएंगी। दुनिया के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए उनको स्कॉलरशिप दी जाएंगी। पाकिस्तान के अंदर अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो उनको जो है वो स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाएंगी, उनके लिए एजुकेशन के इंसेंटिव्स ऑफर किए जाएंगे, उनको जॉब्स में प्रायोरिटी बेसिस पे रखा जाएगा। मुख्तलिफ जगहों में जब जॉब्स के ऑप्शन आएंगे तो उनमें उनको जो है वो प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो है ऑप्शन है। इसके अलावा जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं जो समंदर पार पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क मौजूद हैं उनकी जो सलाहियतें हैं उनको पाकिस्तान में बुरोकार लाने के लिए बाकायदा एक प्लान जो है वो तरतीब दिया जाएगा और उनको यहाँ जो लाने के लिए ऑफर्स की जाएंगी। हमारे अक्सर ये होता है ख़ासतौर से हाई एजुकेशन कमीशन या बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जब बाहर से गोरे या अमरीकी प्रोफेसर्स को बुलाते हैं या यूरोपियन प्रोफेसर्स को बुलाते हैं तो बहुत अच्छी खासी जो है वो रकम उस पर खर्च होती है, क्योंकि ज़ाहिर है डॉलर पाउंड्स और गैर मुल्की करेंसी में उनको जो है वो सैलरी मिलती है और फॉरेन एक्सचेंज ज़ाहिर अच्छा खासा उस पर असर पड़ता है अगर अच्छी खासी तादाद आए। तो ये इन पाकिस्तानियों को पाकिस्तान जो है यहाँ पे जो है वो बुलाया जाएगा। अगर आप वहाँ पे पढ़ाते हैं 1 साल के लिए 2 सेमेस्टर्स के लिए आप यहाँ पे आ जाएं, आप यहाँ पे पढ़ा लें, आपको ये फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। तो इस तरीके से उनके साथ इंगेजमेंट का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा और इनके साथ जो बैंकिंग के चैनल्स हैं उन पे उनको जो है वो डिफरेंट किस्म की जो रिलैक्सेशन है या डिफरेंट किस्म के जो बेनिफिट्स हो सकते हैं, स्पॉन्सरशिप्स हो सकती हैं, वो उनको दी जाएंगी ताकि जो बैंकिंग चैनल्स है वो उसको यूज करें तफसीलात पॉलिसी के हवाले से। अब तक आपने जितनी इंफॉर्मेशन दी है उसको देखा जाए तो बहुत अच्छी पॉलिसी है और दूसरी तरफ ये देखा जाता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। तो हुकूमत जो है वो इस हवाले से क्या इकदाम कर रही है ताकि इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं? अब ये अगेन जिसे कहते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पॉलिसी जो है वो 35-40 सफ़ात की आपने बना ली, बड़े अच्छे आपने ग्राफ और चार्ट और डेटा और आपने सारी चीज़ें डाल दी और अगर इसको क्रिटिकली इसका जायज़ा लिया जाए तो इसमें नंबर्स मौजूद हैं, इसमें तफसीलात बेतहाशा मौजूद हैं, जैसे मैंने कहा कि डेटा मौजूद है, बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है इसमें वो ये है कि इन्होंने ये बताया है कि मिसाल के तौर पर अगर हम कहें जी पाकिस्तान में गुर्बत है, बेरोज़गारी है, बच्चे स्कूल से इतने बाहर हैं और ये मसला है वो मसला है, ये चीज़ नहीं है वो चीज़ नहीं है, लेकिन इसका हल कैसे किया जाएगा वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। और ये अनफॉर्चुनेट बड़ा है कि अगर आपने इतनी बड़ी पॉलिसी बनाई है तो उसको अगर देखा जाए तो उस पर हैरानी होती है। पॉलिसीज बना लेते हैं, मंसूबे लेके आ जाते हैं, जब उनको इम्प्लीमेंट करना होता है तो वो हो नहीं पाता। तो फायदा ऐसी पॉलिसीज लेके आने का? बिल्कुल। अब ये ओवरसीज़ मिनिस्ट्री को मेरा ख्याल है ये देखना पड़ेगा कि ये ऐसा ड्राफ्ट जो इन्होंने अभी वज़ीर-ए-आज़म को भेजना है या शायद भेज दिया होगा, तो वजारत में कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि जनाब आप देख लें कि हमने तो जितना करना था वो कर लिया। अब क्या दूसरी वजारतें आके ये सारा कुछ करेंगी कि आपने अगर कहना है कि ये मसाइल है, हमारे पास डेटा नहीं है, हमने उनको इंगेज करना है या हम उनको बैंकिंग चैनल्स के थ्रू इंगेज करना है, स्कॉलरशिप उनको ऑफर करनी है, उनको प्रॉपर्टी में ऑफर करनी है, ये सारे डिस्काउंट्स तो ये कैसे करेंगे, ये कौन करेगा? तो अगेन 30% आपने काम कर लिया, लेकिन जो 70% काम है वो कौन करेगा? क्विक आंसर मैं आपसे लेना चाह रही हूं क्योंकि उसके बाद फिर हमने ब्रेक पे जाना है। तो मुझे सिर्फ इतना बताएं कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप इस पॉलिसी को बतौर सहाफी कैसे देखते हैं? क्या आप समझते हैं कि ये पॉलिसी पहले आ जानी चाहिए थी?
इसको तो मैंने जैसे शुरू में तारीफ की कि एक अच्छी कोशिश मुझे लगती है, एक ऐसी पॉलिसी है कि जिसको अगर हम देखें क्रिटिकली देखें तो एक कोशिश अच्छी है, लेकिन वही आज 2024 है, दुनिया तो एआई और पता नहीं रोबोट्स और उन चीज़ों की बातें कर रही है, और हम अभी तक जो है वो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं कि मुल्क से बाहर जो पाकिस्तानी गए हैं तो उनके पास जो है वो हमारे वो कौन लोग हैं और उनकी कैटेगरी क्या क्या है और वो क्या अपनी स्किल्स रखते हैं। तो हम अगर बेसिक से जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, चलें, इसमें कोई बुराई नहीं है कि जब भी स्टार्ट किया है वो इट इज नॉट ऑलवेज लेट, लेकिन मसला ये है कि दुनिया कहां पहुंच गई है, आपके पास बुनियादी डेटा ही नहीं है। यानी एक दफा एक बाहर से एक ग्रुप आया था तो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से पूछा था कि आप बताएं कि मुल्क से बाहर आपके जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी तादाद क्या है और वो कितनी तादाद में है और क्या आपके पास कोई डेटा मौजूद है। तो फॉरेन ऑफिस ने कहा कि जी हमारे पास तो वो डेटा ही मौजूद नहीं है। और दिलचस्प बात है कि बिल्कुल रियाज, बिल्कुल सही बात कही आपने, इट्स टू लेट टू स्टार्ट अ रिफ्रेश, टू टेक अ रिफ्रेश स्टार्ट। तो अब हम कभी भी ये स्टार्ट ले सकते हैं, डाटा इकट्ठा करना है, ठीक है, कीजिए, पॉलिसी लेके आ गए हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसको इम्प्लीमेंट करें, इम्प्लीमेंट करके आप डाटा इकट्ठा करें ताकि आपको भी फायदा हो, हुकूमत को भी फायदा हो और ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी इसका फायदा हो। नाज़रीन, बात करेंगे गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की, जहां पर बड़े पैमाने पर बेकायदगियां सामने आई हैं। गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने करोड़ों रुपए मालियत की अराजी एक मारूफ होटल समेत एक निजी कंपनी को 99 सालों के लिए लीज पर दे दी है और सूबाई हुकूमत को इसकी कानो कान कोई खबर ही नहीं हुई है। इतनी मुद्दत की लीज ऐसे ही औने पौने दाम देना कवायद की सरीहन खिलाफ वर्जी है। और नाजरीन, इसी तरह से वक्त बे वक्त कई बेकायदगियां भी सामने आई हैं और इसका इंकशाफ जो है ऑडिट रिपोर्ट में होता भी रहा है। अब निशानदही के बावजूद क्या रिकवरी हुई है या कोई जामे कार्रवाई अमल में लाई भी गई है या नहीं, जानते हैं मुमताज बंगी से। मुमताज, से पहले तो ये बताएं कि कितने ऐसे रेस्ट हाउसेस थे जो गैर कानूनी तौर पर दिए गए और कितने किराए पर दिए गए थे? शुक्रिया फरजाना। दरअसल गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से जो ऑक्शंस हुई हैं और इसके अलावा जो रेस्ट हाउसेज दिए गए हैं मुख्तलिफ किस्म के लीजेस पे या किराए पे, उसमें बड़े पैमाने पर बेकायदगियाँ सामने आई हैं। ये महकमा सियाहत के पास कुछ रेस्ट हाउसेज थे, कोई 14 के करीब रेस्ट हाउसेज थे जो गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को दी गई हैं। और गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के हुकाम का कहना यह है कि चूँकि उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे तो एक बार गिलियाद के जो बोर्ड ऑफ अथॉरिटी के जो मेंबर्स थे उसका इजलास उन्होंने बुलाया और इस इजलास में उन्होंने ये कहा कि अब तक उन्होंने जो महकमा सियाहत के जो रेस्ट हाउसेस थे वो उन्होंने अपने तहवील में क्यों नहीं लिए हैं, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि शायद गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी उनकी बेहतर निगहदाश्त कर सके और इससे काफ़ी आमदनी ये ले जा सके। हालांकि वज़ीर आला को ये इख्तियार नहीं था, चूँकि एक GDA एक्ट है, उसके तहत जो GDA के बोर्ड ऑफ अथॉरिटी हैं उनको मुकम्मल तौर पर इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी रेस्ट हाउस को, किसी भी होटल को वो लीज पर दे, किराए पर दे, वो उसके लिए जो टर्म्स कंडीशन मुकर्रर करे वो उनकी सवाबदीद पर है। लेकिन ये जो 14 रेस्ट हाउसेस थे ये महकमा सियाहत से इस सोच की बुनियाद पर लिए गए कि शायद गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी इससे बेहतर मुनाफा बना सके और वो सूबे के खजाने में जमा हो। ठीक है। रेस्ट हाउसेज जो है ये तवील मुद्दत मुआहदे के तहत दिए गए और सिर्फ 5 करोड़ 70 लाख रुपए के किराए पर दिए गए। अच्छा। हालांकि यही वो रेस्ट हाउसेस थे जिससे महकमा सियाहत को 2 करोड़ की आमदनी हासिल हो रही थी और इसके अलावा महकमा सियाहत इससे 4 से 5 करोड़ सालाना इसकी मरम्मत पर खर्च कर रहा था अपने तौर पे। मतलब हुकूमत को इस पे कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है। वो इसी मुनाफे से वो निकाल के उस पे बाकायदा तौर पे इसकी मरम्मत भी वो महकमा सियाहत की जानिब से उसकी होती रही है। ठीक है। और लेकिन GDA का जब एक्ट नाफिज किया गया तो उस वक्त इख्तियारात सारे GDA के पास आ गए और GDA का खुद मुख्तार इदारा बन गया था। लेकिन इसके बावजूद इस ये जो रेस्ट हाउसेस थे इसमें बेकायदगियां सामने आई और इसमें जो बड़ी बेकायदगियां वो ये थी कि जो ऑडिट में जिसकी निशानदेही हुई है वो ये है कि किराए पर जो ये रेस्ट हाउसेस दिए गए उसकी जो मार्केट सर्वे था वो नहीं किया गया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मार्केट वैल्यू से बहुत कम किराए पर ये जो रेस्ट हाउसेस थे ये दिए गए और किसी नीलामी के बगैर निजी फार्म को इस तरह से देना ये भी एक दुरुस्त कदम नहीं था और ऑडिट रिपोर्ट में इसकी भी बाकायदा तौर पर
निशानदेही की गई है। और फिर सबसे जो काबिल तशवीश बात है वो यह है कि काबीना और हुकूमत से भी इसकी बाकायदा तौर पे मंजूरी नहीं ली गई। अच्छा। सिवाय इसके कि वज़ीर आला ने एक इजलास में ये कह दिया कि चूंकि ये महकमा सियाहत के पास ये जो रेस्ट हाउसेज हैं तो ये आप लोग चलाएं। अच्छा। तो इसी हिदायत पे उन्होंने अमल करके फौरी तौर पर चला दिया और काबीना से इसकी मंजूरी की जहमत भी गवारा नहीं की गई। एक सदी आप के लिए दे रहे हैं तकरीबन, तो आप उसके मुताबिक उसका हिसाब लगाया जाए तो ये मामूली रकम है फिर तो। बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन फरजाना इसमें जो एक और अहम बात मैं आपको ये बताऊं कि इसमें ये 85 करोड़ में 30 करोड़ रुपए और 67 लाख रुपए जो थे, 30 करोड़ 67 लाख रुपए ये इस फार्म ने जिसको ये लीज पर दिया गया, इसने 20 साल के अंदर इसमें इक्वल इंस्टॉलमेंट में इसकी अदायगी करनी थी। मतलब और भी उनको इतनी छूट दी गई थी कि 30 करोड़ रुपए उन्होंने 20 साल में दे रहे थे। मतलब हम यूं समझ लें कि 20 साल में जो इस वक्त 30 करोड़ की जो वैल्यू है, 20 साल बाद उसकी क्या वैल्यू होगी इसका आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, और दूसरी बात यह कि जो लीज एग्रीमेंट है और जो गाइडलाइंस हैं इस लीज के हासिल करने के लिए या इस लीज पर देने के लिए, इसके लिए बाकायदा तौर पर जरूरी यह है कि इस लीज की का जो एग्रीमेंट है और जो गाइडलाइन है वो बाकायदा तौर पर सूबाई हुकूमत के पास भेज जाए ताकि महकमा कानून इसकी छानबीन करे और उसके मुताबिक ही अगर तो एग्रीमेंट में कोई ऊंच नीच है, कोई फर्क है, कोई मेरा दिमाग अभी भी इसी सवाल पे अटका हुआ है। मैं आपसे यही सवाल करने वाली थी कि 99 साल के लिए आपने लीज पे दे दी, कोई लॉ नहीं मौजूद, कोई उनको गाइडलाइन नहीं दी गई, तो और उस गाइडलाइन को अप्रूव क्यों नहीं करवाया गया और कैसे ये इतने 99 साल के लिए ये हो गया? बिल्कुल। शायद जीटीए जो है वो ये समझ रही थी कि ये चूंकि वो खुद मुख्तार इदारा है इसलिए इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी डील करने के लिए और लीज करने के लिए और फिर एग्रीमेंट करने के लिए इसे महकमा कानून से इसको दिखाना जरूरी था और उसकी मंजूरी के बगैर ये ठीक नहीं था। और बाकायदा तौर पर ऑडिट ने इस बात की भी इसकी निशानदेही की है कि ये एग्रीमेंट जो है ये बाकायदा तौर पर महकमा कानून से इसकी मंजूरी लेनी चाहिए थी। और तो और महकमा कानून तो दूर की बात है कि वो इसकी रीड्राफ्टिंग करता या इसमें अगर कोई तब्दीली करनी थी तो वो इसमें तब्दीली करता। सूबाई हुकूमत से भी इस लीज की मंजूरी नहीं ली गई। और फिर एक और चीज जो इसमें नोट की गई वो ये है कि इस लीज में जब ये ऑक्शन हो रहा था तो उस वक्त 10 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। अच्छा। और जब इसकी छानबीन की गई तो 10 में से कोई ऐसी फर्म मौजूद नहीं थी कि जिसकी प्रोसेसिंग डिपॉजिट का कोई रिकॉर्ड जीडीए के पास मौजूद हो। तो और फिर एक और चीज जो नोट की गई है जो बेकायदगी आती है, जो बड़ी बेकायदगी में शुमार होता है, उसका यह है कि जिस फर्म को ये लीज दिया गया ये जो 99 साल के लिए, तो प्री क्वालिफिकेशन दस्तावेज खुलने के लिए एक इजलास होता है। इस इजलास में वो लीज हासिल करने वाला खुद भी मौजूद नहीं था। महकमा लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे ने इस नीलामी पर उंगलियां उठाई थी और बाकायदा तौर पर यह कहा था कि ये नहीं होना चाहिए और इसकी बाकायदा तौर पे दोबारा इसका इश्तिहार देना चाहिए ताकि मजीद लोग इसमें आएँ और शफाफ तरीके से ये लीज जो है ये किसी हकदार को और मेरिट पे दिया जा सके। अच्छा। लेकिन उनकी जो तजवीज़ है उसको भी उस पर गौर नहीं किया गया और बाकायदा तौर पे ये लीज जो है उसी जो जीडीए ने जिसको देना था उसी को दे दिया। अच्छा मुमताज, जीडीए की बात हो ही रही है तो नथिया गली में भी कुछ फॉरेस्ट के रेस्ट हाउसेज हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी जीडीए ने ही दिया था, उसकी क्या डिटेल्स हैं जरा वो बताइए। जी बिल्कुल। नथिया गली में भी इसी तरह के फॉरेस्ट के रेस्ट हाउसेस थे, लेकिन ये जो पहले मैं ये बात कर रहा था इसमें जरा फर्क ये है कि ये जो होटल था ये बाकायदा तौर पे एक तारीखी होटल था और इसकी एक बात ये थी कि इसकी जो हेरिटेज वैल्यू है वो भी काफी मतलब उनको ख्याल रखना चाहिए था और इसकी कंजर्वेशन की जरूरत थी। ऐसे नहीं हो सकता कि कोई हेरिटेज होटल है आप किसी को लीज पर दे दें, वो जैसे मर्जी हो 99 साल में उसका कोई भी होलिया बना दें तो कोई उसको कुछ नहीं कहेगा। हालांकि होना ये चाहिए था कि जब लीज लेने वाले ने अगर इसकी रिकंस्ट्रक्शन भी करवानी थी तो चाहिए था कि मुतालिका महकमे के पास इनके पास जाते, उनसे इजाजत लेते, इसकी परमिशन के बाद बाकायदा तौर पर हुकूमत की सुपरविजन में उस बिल्डिंग में कोई रद्द-बदल करते या उसको दोबारा कंस्ट्रक्ट कराते या जो भी उसने तब्दीली लानी थी तो उनकी सुपरविजन में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
और फिर एक और चीज़ भी इसमें जो नोट की गई, जो महकमा ऑडिट के पास जिन्होंने इसकी निशानदेही की, वो ये है कि नीलामी किसी गैर कानूनी ऑक्शन कमेटी की मौजूदगी में नहीं की गई, बल्कि जो ऑक्शन कमेटी थी वो भी गैर कानूनी थी। वो गैर कानूनी इस तरह से थी कि ऑक्शन कमेटी बनाना जो बोर्ड ऑफ अथॉरिटी के मेंबरान हैं उनके इजलास में बनती है और बाकायदा तौर पे मुतफ़िका तौर पे ऑक्शन कमेटी का ऐलान करते हैं। लेकिन ये ऑक्शन कमेटी जो जीडीए के डायरेक्टर जनरल है उसने बनाई थी और उसी ने सारा प्रोसेस किया, तो इसलिए भी इस पे उंगलियां उठ रही हैं। और अभी तक उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि ये जो बेकायदगी हुई है इसकी जिम्मेदारी किसको जाती है। अगर इसमें जो सरकारी खजाने को जो नुकसान हुआ है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। आपने नतीजगली में जो फॉरेस्ट के रेस्ट हाउसेज हैं उसकी जो बात की, तो उसके कॉन्ट्रैक्ट पे कौमी खजाने को, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के खजाने को 2 करोड़ 19 लाख का नुकसान हुआ है। अच्छा। और जीटीए ने निजी फार्म को फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस 15 साल सालाना के किराए पर सिर्फ 83 लाख के किराए पर दिया है। अथॉरिटी के बोर्ड ने कॉन्ट्रैक्ट 15 साल के लिए देने और फिर उसमें मजीद 5 साल की तोसी करने की मंजूरी दी थी। बाकायदा तौर पे इसके मिनट्स ऑफ मीटिंग मौजूद हैं और उसमें यह कहा गया कि 15 साल के लिए इसको किराए पे ये जो रेस्ट हाउस है ये तो दिया जाए, लेकिन इसमें मजीद सिर्फ 5 साल की एक्सटेंशन हो सकेगी। अच्छा। लेकिन हुआ ये कि जब इनके साथ एग्रीमेंट हो रहा था तो गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 5 साल की बजाय इससे तवसी मुद्दत जो है वो 10 साल कर दी। हालांकि गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ अथॉरिटी की जो मेंबर्स हैं उन्होंने इसकी 5 साल की मंजूरी दी थी, लेकिन इसके बावजूद उनका जो फैसला था उसको मलहूज़ खातिर नहीं रखा गया और उसमें 10 साल की एक्सटेंशन की मुद्दत दी गई। जिस तरह से देखा जाए इतना नुकसान भी हो रहा है और इतने बड़े बड़े फैसले किए जा रहे हैं जीडीए की जानिब से, तो सोचने वाली बात तो ये है ना कि क्या जीडीए जो है वो इतना खुद मुख्तार है कि वो अपने तौर पर फैसला करे, और अगर खुद मुख्तार है तो सूबाई हुकूमत से फिर किस चीज की मंजूरी लेनी पड़ती है? असल में जीडीए खुद मुख्तार जरूर है, लेकिन जीडीए के जो बोर्ड ऑफ अथॉरिटी हैं तो वो हर चीज का फैसला करेंगे। हाँ, अलबत्ता जो बड़े बड़े लीजेज हैं नहीं, उनके इख्तियारात तो हैं, लेकिन उनके इख्तियारात ये हैं कि डायरेक्टर जनरल जो हैं मतलब फर्द वाहिद की हैसियत से उनके पास इस तरह का इख्तियार नहीं है। जो बोर्ड ऑफ अथॉरिटी के जो मेंबरान हैं वो कोई फैसला कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ी लीजेज हैं या जो एग्रीमेंट की जो ड्राफ्टिंग है, चूंकि उनके पास एक्सपर्टीज मौजूद नहीं है तो इसलिए चाहिए है। वसूलन हर डिपार्टमेंट इस तरह से करता है कि वो लॉ डिपार्टमेंट के पास भेज देते हैं और फिर उसके मुताबिक उसका फैसला होता है। उसमें कुछ ऐड करना होता हो, कुछ निकालना हो तो वो कर देते हैं, क्योंकि किसी भी इदारे के पास कानून के माहिरीन नहीं होते। तो कल कला अगर कोई फैसला किसी एग्रीमेंट के खिलाफ कोई पार्टी अदालत जाती है तो उनको प्रोटेक्शन मिल जाता है, क्योंकि वो महकमा कानून के माहिरीन ने उसे बाकायदा तौर पर पढ़ा होता है और उसके बाद ही उस एग्रीमेंट पे साइन होते हैं। ये जो नतीजगली के फॉरेस्ट के रेस्ट हाउस की बात होती है तो इसमें बाकायदा तौर पे चूंकि इनको कहा गया कि 5 साल से ज्यादा इसकी तवसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट में 10 साल की तवसी कर दी थी। तो ये इख्तियार इनके पास तब होता कि अगर जो बोर्ड ऑफ अथॉरिटी के मेंबरान हैं वो इसकी इजाज़त नहीं देते, लेकिन उन्होंने इसकी इजाज़त नहीं दी। और फिर हुआ ये था कि ये जो होटल की बिस्वारी है ये इजाज़त से मशरूत है। जब तक इसकी इजाज़त नहीं मिलती कोई भी लीज पे लेने वाला या किराए पे लेने वाली कोई पार्टी इसमें कोई रद्द-ओ-बदल नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और फिर ये जो फॉरेस्ट का जो रेस्ट हाउस है इसमें यह था कि इस पर महकमा फॉरेस्ट के मुलाजिमीन भी काम करते हैं, तो इन मुलाजिमीन को तनख्वाहें हुकूमत अदा करती है और इसकी रखने के लिए, इसकी मेंटेनेंस के लिए और इसका ख्याल रखने के लिए बाकायदा तौर पे स्टाफ उधर मौजूद होता है। लेकिन जब इसका एग्रीमेंट हो रहा था तो उस वक्त ये बात सोचने की जहमत गवारा नहीं की गई कि ये जो मुलाजिमीन हैं इनको तनख्वाहें कौन देगा। जाहिर है जब आमदनी महकमा फॉरेस्ट नहीं ले रहा तो फिर तो इनको तनख्वाहें भी उसी फर्म से जानी चाहिए कि जिससे जो इससे मुनाफा ले रहा है। हाँ। बिल्कुल। अब जब तनख्वाहें एक महकमा देता है और आमदनी कोई और इसको पेश कर रहा है तो ये जाहिर है ये कवायद के खिलाफ है और इसमें ये खिलाफ वर्जी की गई है। मुमताज, इतनी ज्यादा खिलाफ वर्जियां सामने आई हैं, बेकायदगियां सामने आई हैं, इसकी निशानदही किस तरह से हुई थी?
इसकी निशानदेही बाकायदा तौर पे ऑडिट रिपोर्ट में की गई है और ऑडिट रिपोर्ट पे ये भी तजवीज़ दी गई थी कि जितनी भी ये बेकायदगियां हुई हैं इसको डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स कमेटी में इसको ज़ेर बहस लाया जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स कमेटी का कोई इजलास बुलाया नहीं जाता, जिसका असर ये पड़ रहा है कि जितना भी नुकसान हुआ है ना तो उसकी रिकवरी होती है ना तो रिस्पांसिबिलिटी किसी पे फिक्स होती है। ये जो नतियागली वाला जो रेस्ट हाउस है, इसे लीज हासिल करने के लिए विदहोल्डिंग टैक्स की रकम जो 43 लाख रुपए बनती है टैक्स है, इसकी तो बाकायदा तौर पर अदायगी जरूरी थी, ये भी देने की जहमत गवारा नहीं की गई। और फिर ये जो होटल है इसमें मौजूद कमरों का फर्नीचर और दूसरे सामान की जो इन्वेंट्री है वो भी इसकी नहीं बनाई गई। यूं खजाने को मुमताज, तकरीबन अगर हम 2 करोड़ ओवरऑल 19 देखें लाख तो रुपए का गिलियाड नुकसान डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से इख्तियारात का भरपूर इस्तेमाल किया गया है, जो कि महदूद इख्तियारात थे लेकिन उसका लामहदूद इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद हमें यह देखने को मिला कि बेकायदगियां सामने आई और बहुत सा नुकसान भी उठाना पड़ा। ऑडिट रिपोर्ट में यह निशानदही की गई कि ये बहुत सी बेकायदगियां हैं, लेकिन गिलियाड डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। तो हुकूमत को यहाँ पर सोने की जरूरत नहीं है, हुकूमत को जागने की जरूरत है, ना कि कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ जाए और जो हो रहा है होने दे। इस तरह से नुकसान हुकूमत का ही होगा। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।